जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट करें जी। कोई क्वेश्चन है तो बोले, नहीं तो मैं स्टार्ट दूं। ओके, हमने लास्ट जो क्लोज किया था वो हम ऑनर्स इक्विटी पर। ऑनर्स इक्विटी ये थर्ड एलिमेंट है हमारा, ऑनर्स इक्विटी। इसमें हमने तीन डिस्कस किए थे। नंबर वन इज अ कैपिटल, इसको यहां से डिस्कस करेंगे। व्हाट इज अ कैपिटल? एनी अमाउंट, एनी अमाउंट या एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय ऑनर इनटू हिज और हर बिजनेस। अगर कोई ऑनर, अगर कोई भी पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है और अपने ही बिजनेस में अगर कोई रकम लगाता है तो उसको आप नाम देते हैं कैपिटल। उसके बाद नंबर टू, ड्राइंग्स। ये इनवर्स है कैपिटल का, और इसको हम डिफाइन करते हैं एनीथिंग विदड्रॉन, विदड्रॉन बाय ऑनर फ्रॉम हर हिज और हर बिजनेस। लेकिन इसके अंदर जरूरी यह है कि जो बिजनेस से विदड्रॉ कर रहा है दैट इज फॉर पर्सनल यूज, यानी अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए अगर बिजनेस से कोई भी चीज निकालता है, दिस इज नॉन एज ड्राइंग। लेकिन इसमें एक लफ्ज आखिरी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अक्सर हम छोड़ देते हैं, इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट्स। एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट्स। लेकिन जब भी कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है वो तब तक बिजनेस से पैसा नहीं निकालेगा जब तक कि वो ये एंटिसिपेट नहीं करेगा कि मेरे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और अगर उसके बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है तभी वो विड्रॉ करेगा। इसलिए वो एंटिसिपेट करता है कि जी ये मेरे बिजनेस का प्रॉफिट है और इसके मुताबिक मुझे इतनी रकम विड्रॉ करनी चाहिए। ठीक है, फिर फर्दर अगर आगे बढ़े तो अगर उसको ये उसने एंटिसिपेट किया है जी कि मेरा इस मंथ का प्रॉफिट जो है वो 200,000 है, वो कभी भी 200,000 नहीं निकालेगा, वो सारी रकम विड्रॉ नहीं करेगा, बल्कि कुछ अमाउंट ऐसी भी होगी जो बिजनेस में छोड़ देगा ताकि बिजनेस को एक्सपेंड किया जा सके। उसको हम कहते हैं रिटेन्ड प्रॉफिट्स। रिटेन्ड प्रॉफिट्स यानी पोर्शन ऑफ प्रॉफिट which is not withdrawn by the owner, not withdrawn by owner। यानी बिजनेस के प्रॉफिट का वो पोर्शन जो ऑनर विड्रॉ नहीं करता बल्कि बिजनेस में छोड़ देता है, इसलिए हम उसको रिटेन्ड का वर्ड यूज करते हैं। यानी किसी चीज को रख लेना अपने पास। अब देखें, आप एक पर्सन बिजनेस करता है, उसका जो जनवरी के मंथ का प्रॉफिट है वो सपोज 80,000 है। अब 80,000 में से वो विड्रॉ कर लेता है 60,000। 60,000। अब रिमेनिंग 20,000 जो है वो उसने बिजनेस में ही छोड़ दिया। दिस इज नॉन एज रिटेन्ड प्रॉफिट्स। रिटेन्ड प्रॉफिट। अब याद रखिएगा, अगर कैपिटल बिजनेस में ऑनर लगाता है कैपिटल, कैपिटल से ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज होती है। कैसे इंक्रीज होगी कि बिजनेस की जो बिजनेस का जो कैपिटल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, मसलन अगर आज एक पर्सन ने 100,000 रुपीज बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं तो ये उसका कैपिटल है। इन्वेस्ट किए, ये कैपिटल हो गया। अच्छा,
उसके बाद फिर बिजनेस को मजीद रकम की जरूरत होती है और 50,000 रुपीज और इन्वेस्ट करता है, मजीद इन्वेस्ट करता है। दिस इज ऑल्सो नॉन एज कैपिटल। तो जैसे जैसे वो रकम लगाता चला जाएगा, इससे ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, लेकिन जो ड्राइंग्स है इससे ऑनर इक्विटी डिक्रीज होती है। ठीक है, जब भी वो बिजनेस से रकम निकालेगा वो ऑनर्स इक्विटी डिक्रीज हो जाएगी। बेसिक इसमें तरीकाकार क्या होता है, ये इंक्रीज और डिक्रीज का। इसी तरह रिटेन प्रॉफिट को भी देख ले तो ये इंक्रीज हो रहा है। अब नॉर्मली अब जैसे इसने प्रॉफिट अर्न किया तो प्रॉफिट कैपिटल में जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगा, और जो विड्रॉ किया उससे कैपिटल कम हो जाएगा। ठीक है, ये इंक्रीज करेगा और ये डिक्रीज करेगा ऑनर्स इक्विटी को। तो ये थर्ड एलिमेंट था हमारा ऑनर्स इक्विटी। अब हम मूव करेंगे फोर्थ एलिमेंट की तरफ, विच इज नॉन एज रेवेन्यू। यहां पर इसको मैं थोड़ा सा रिप्लेस करूंगा एक और वर्ड से भी, इनकम। ठीक है, अब यहां दो चीजें आ जाती है, रेवेन्यू इनकम, लेकिन इसको अब मिक्स नहीं करना आपने प्रॉफिट के साथ। डोंट मिक्स विथ प्रॉफिट, विथ प्रॉफिट। रेवेन्यू और इन रेवेन्यू डज नॉट मीन प्रॉफिट, डज नॉट मीन प्रॉफिट। रेवेन्यू के अंदर लॉस भी शामिल हो सकता है। सपोज आप एक परचेज करते हैं, आप बुक फॉर ₹500, आप इसको सेल करते हैं 600 में। व्हाट इज अ रेवेन्यू? तो इसका रेवेन्यू इज अ 600। रेवेन्यू के अंदर प्रॉफिट इंक्लूड होगा। रेवेन्यू वो अमाउंट है जो ग्रॉस अमाउंट आप रिसीव कर रहे हैं, ग्रॉस अमाउंट। ठीक है, और इसका जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है 100, दैट इज अ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को आपने सेपरेट रखना होता है और रेवेन्यू सेपरेट होता है। प्रॉफिट कैलकुलेट होता है एक पीरियड एंड के बाद थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, जब आगे बढ़ेंगे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसके थ्रू आप प्रॉफिट निकालते हो कि प्रॉफिट हुआ है बिजनेस को या लॉस हुआ है। ठीक है, इसी तरह ये मैं बड़ी बड़ी एक शॉर्ट सी एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ अभी सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए कि प्रॉफिट और लॉस का ताल्लुक रेवेन्यू से जरूर है, लेकिन रेवेन्यू सेपरेटली आप इसको अकाउंट फॉर करते हो और प्रॉफिट एक सेपरेट आइटम कंसीडर होती है। ठीक है, तो अब यहां पर अब इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि मैं बाय करता हूं एक गुड्स 500 रुपीज में और इसको सेल कर रहा हूं 450 रुपीज में। अब देखें, अगेन देखें, दिस इज अ रेवेन्यू, 450 इज अ रेवेन्यू, लेकिन दूसरी तरफ 50 का मुझे लॉस हो रहा है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपका जो रेवेन्यू है इसी के अंदर शामिल होता है प्रॉफिट और इसी के अंदर इंक्लूड होता है लॉस। ठीक है, इसलिए हम लिखते हैं कि इसको नॉर्मली डिफाइन करते हैं ग्रॉस अमाउंट जनरेटेड फ्रॉम सेलिंग गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम मेन एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करें उसकी एक मेजर एक्टिविटी होती है, मेजर एक्टिविटी यानी ये वो एक्टिविटी होती है जहां से आप प्रॉफिट जनरेट करते हैं। ठीक है, वहां से आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे और रेवेन्यू से फिर आप प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो याद रखिएगा कि जो ग्रॉस अमाउंट आप जनरेट कर रहे हैं फ्रॉम सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मैं गुड्स बेचता हूं या सर्विसेज। देखिए, बिजनेस दो किस्म के होते हैं, एक बिजनेस होता है जहां से आप चीजों को सेल करके आप प्रॉफिट अर्न करते हैं, रेवेन्यू अर्न करते हैं,
और कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जहां पर आप सर्विसेज सेल करते हैं, लाइक टेक द केस ऑफ अ डॉक्टर, लॉयर, ठीक है, ये वो पर्सन है, टीचर्स, ये वो लोग हैं जो अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं और उसके अगेंस्ट अपने रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो बाकायदा प्रोडक्ट्स की फॉर्म में बिजनेस कर रहे होते हैं, जिसमें ट्रेडिंग बिजनेस आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आ जाता है, असेंबलिंग बिजनेस आ जाता है, वो सारा गुड्स में आता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ सम टाइम एक सप्लीमेंट्री आपका इनकम भी जनरेट हो रही होती है, ठीक है। इसका मैं वर्ड यूज करूंगा, सप्लीमेंट्री इनकम। सप्लीमेंट्री इनकम, अब ये कौन सी इनकम है? यानी ये उसकी कोई मेन सोर्स से नहीं आ रही, लेकिन ये आपकी सप्लीमेंट्री इनकम, इसलिए हम कहते हैं कि ये आपकी अदर सोर्स ऑफ इनकम भी होती है। इस इनकम को हम अदर इनकम का नाम देते हैं और इसको रेवेन्यू के अंदर ही हम इस वक्त ट्रीट करेंगे, अदर इनकम, ठीक है। लाइक अब एक आप बिजनेस कर रहे हैं स्कूल का, अब स्कूल बिजनेस में आपके पास बच्चे आते हैं, आप उनसे एडमिशन फी लेते हैं, आप उनसे ट्यूशन फी लेते हैं, ठीक है। ये जो मैंने दो फी लिखी हैं, ये उनकी मेन इनकम है, मेन इनकम, यानी यहां से उनका बिजनेस स्टार्ट होना है। इसको हम नाम देते हैं रेवेन्यू। यहां से जो अमाउंट आप जनरेट करेंगे, ग्रॉस अमाउंट, वो रेवेन्यू है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ बिजनेस को चलाते हुए आप अक्सर फाइन्स वगैरह भी कलेक्ट करते हैं, लेट फी जिसको कहते हैं, लेट फी जो आप लेते हैं। दीज आर नॉट अ मेन सोर्स ऑफ इनकम। ये तो पेनल्टीज हैं जो आप इम्पोज कर रहे हैं, इसको हम नाम दे देते हैं अदर इनकम। तो आपने ये प्लीज इस तरह डिस्टिंग्विश करना होता है। ये बेशक आप दोनों के नेचर एक है, इसलिए हम इकट्ठा लिखते हैं रेवेन्यू और अदर इनकम, कि बेसिकली रेवेन्यू मेन सोर्स से आएगा और अगर मेन सोर्स नहीं आएगा उसको अदर इनकम कहते हैं। इसी तरीके से कि बिजनेसेस के अंदर हर एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपके जो वेस्टेज होती है उसको आप सेल करते हैं, वेस्ट भी बकायदा एक स्क्रैप वैल्यू रखती है, उसको स्क्रैप पे सेल करते हैं। वहां पर आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, वहां पर आपका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि यहाँ से जो भी इनकम जनरेट हो जाए, दैट्स फाइन। तो वो इनकम जो है उसको हम अदर इनकम का नाम देंगे, ठीक है। तो इसलिए रेवेन्यू की जो डेफिनेशन है वो प्रॉपर ये है कि ग्रॉस अमाउंट, ग्रॉस इसलिए वर्ड लिखते हैं, हम दोबारा मैं एक दफा बोल लूं कि इसमें से अभी कोई एक्सपेंस लेस नहीं किया हुआ, ठीक है। और नेट जो है ना वो प्रॉफिट और लॉस होती है। तो लिहाजा जो ग्रॉस अमाउंट आप जनरेट करेंगे सेलिंग ऑफ गुड्स से या सर्विसेज से, किसी भी मेजर एक्टिविटी बिजनेस के, उसको आप नाम देंगे रेवेन्यू। एक एग्जांपल और लेते हैं हम जरा सर्विस बिजनेस में, हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, हॉस्पिटल बिजनेस की बात करें तो इसमें बेशुमार आपकी रेवेन्यू होते हैं, ठीक है। जैसे कंसल्टेंट फी, इसी तरीके से इनडोर पेशेंट फी, आउटडोर पेशेंट फी, ठीक है। ये आउटडोर में भी हो सकता है, आउटडोर पेशेंट फी। फिर आपकी लेबोरेटरी फी, जहाँ टेस्ट वगैरह होते हैं उसकी कोई फी आपने अर्न की, जिसमें एक्सरे वगैरह भी इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एनेस्थीसिया फी, ऑपरेशन फी, बेशुमार, और एनेस्थीसिया फी, ऑपरेशन फी, ये तमाम के तमाम उनकी मेन एक्टिविटीज। और यहां से जो भी अमाउंट आप जनरेट करेंगे उसको आप नाम दोगे रेवेन्यू। लेकिन हॉस्पिटल बिजनेसेस में आपका जो बेसिकली वेस्ट होती है पूरे दिन की, वो बहुत ज्यादा होती है और उसको बकायदा सेल किया जाता है। तो सेलिंग ऑफ, या जिसको हम वर्ड यूज करते हैं स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप ऑफ
वेस्टेज। इसको जब सेल करेंगे, यहां से जो आप अमाउंट जनरेट करेंगे इसको हम नाम देंगे अदर इनकम। से बहुत से बिजनेसेस होते हैं जिसमें अदर इनकम का भी वर्ड इंक्लूड किया जाता है, जो मेन सोर्स से नहीं होता। इसको आप नाम देते हो रेवेन्यू। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट में आएंगे नंबर 5, एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एब्सोल्यूट उर्दू में कहें तो अखराजात, जो आप अमाउंट खर्च कर। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अमाउंट आप क्यों खर्च कर, रीजन क्या जरूरत है एक्सपेंस करने की? देखो, जब तक एक्सपेंस नहीं करोगे रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। मिसाल के तौर पे आप एक शॉप ओपन करना चाहते हो। अब शॉप के लिए आपको शॉप का रेंट पे करना पड़ेगा। वहां पर अगर कोई एम्प्लॉय रखा है उसको सैलरी पे करनी पड़ेगी। उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ेगा। वहां अगर टेलीफोन रखा है तो टेलीफोन का बिल पे करना पड़ेगा। गैस है तो गैस का बिल पे करना पड़ेगा। ये तमाम के तमाम एक्सपेंसेस आप क्यों कर रहे हैं? इन ऑर्डर टू जनरेट रेवेन्यू। यानी आप एक पूरा सेटअप बनाएंगे। जब सेटअप बनेगा तो उस सेटअप को चलाने के लिए भी आपको एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, और उसलिए रेवेन्यू जनरेट कर सके। इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पर, मुख्तसर सी अभी डेफिनेशन लिखूंगा, प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिख रहा। एनी अमाउंट स्पेंट टू जनरेट रेवेन्यू, कि आप रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अमाउंट स्पेंड करते हैं इन शॉर्ट रन। अब दो किस्म के एक्सपेंसेस होते हैं, एक शॉर्ट रन में और एक लॉन्ग रन में। जैसे आपने फर्नीचर जो खरीदा है, आपने जो शॉप के अंदर जो आपने फिक्सचर यूज किए हैं, उसका बेनिफिट काफी अरसे तक मिलेगा, वो एक्सपेंस में फॉल नहीं करेगा। वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो नॉन करंट एसेट है। शॉर्ट रन का मतलब क्या है? कि जैसे 1 महीने के बाद दोबारा एक्सपेंस किया, 2 महीने के बाद दोबारा एक्सपेंस किया। यानी जो एक्सपायर हो जाए, ऐसी चीज जो एक्सपायर हो जाए और उसके ये बेनिफिट आपको रेवेन्यू की फॉर्म में जनरेट हो, उसको आप नाम देते हो एक्सपेंसेस। अब ये जितनी भी मैंने यहाँ ये चीजें लिखी हैं, इसको मैं दूसरे कलर से यहाँ पर टिक लगा दूं। एडमिशन फी, ट्यूशन फी, ठीक है, कंसल्टेंट फी, लेबोरेटरी फी, एनेस्थीसिया, ये वगैरह, ये सारे के सारे, इसको हम कहते हैं हेड ऑफ अकाउंट्स। ये मैंने जगह आपसे डिस्कशन की, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, जिसमें कैश आ रहा है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक वगैरह, ये सब कुछ आ रहा है। यहाँ इसी तरीके से एक्सपेंसेस में बेशुमार एक्सपेंसेस हैं। सैलरीज एक्सपेंस है, वेजेस है, यूटिलिटीज है। यूटिलिटीज में सारे के सारे एक्सपेंसेस, सारे के सारे इंक्लूड हो गए, बिल्स वगैरह। ठीक है। इसके अलावा आपके पास कमीशन है, बाजू का कमीशन पे करते हो। अगर आपने लोन लिया हुआ है तो लोन पे आप इंटरेस्ट पे करते हो। ठीक है। ये जितनी मैंने एग्जांपल लिखी है, इसके अलावा भी बेशुमार एक्सपेंसेस हैं, सबको आप नाम दोगे एक्सपेंसेस। और ये सारे एक्सपेंसेस इसलिए किए जाते हैं कि इससे आप रेवेन्यू को जनरेट कर सकें। ठीक है जी। ये मेरे 5 एलिमेंट थे जो मैंने अभी तक आपसे डिस्कस किए, पिछले लेक्चर में शुरू किए थे। और पिछले लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या है, और 3 आज आपके सामने दोबारा लिखे हुए हैं, ऑनर्स इक्विटी क्या है, नंबर 3, नंबर 4 रेवेन्यू, एंड नंबर 5 एक्सपेंसेस। ये 5 जो चीजें मैंने आपके सामने लिखी हैं, दीज आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। और यहां पर जो मैंने आपके सामने लिखा है, ये एग्जांपल जो जगह जगह लिखी, सिर्फ यहीं पर नहीं, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपके सामने बेशुमार लिखी, उसको हम नाम देते हैं हेड ऑफ अकाउंट्स। हेड ऑफ अकाउंट्स, सॉरी, एलिमेंट्स लिखा गया, हेड ऑफ अकाउंट्स। तो इसलिए दोनों को अलग रखना है। एलिमेंट ऑफ अकाउंट इज अ सेपरेट थिंग, हेड ऑफ अकाउंट्स आर सेपरेट। यानी उसी एलिमेंट के अंदर जो फॉल करेंगे उसको हम हेड ऑफ अकाउंट कहेंगे, और जो एलिमेंट होगा वो आपका 5 है, इसके अलावा छठा एलिमेंट नहीं। ठीक है।
यहां तक तो मैंने 5 एलिमेंट डिस्कस किए। अब से अगली स्लाइड पे चलेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से हमारी अकाउंटिंग प्रॉपरली शुरू होनी है, उसकी सर तरफ आए। जी जी बच्चे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं? जी पूछे, आवाज नहीं आपकी आ रही, कट रही है। अब मैसेज यहाँ लिख दो चैट में जाकर, तो ताकि मैं देख लूं। तो आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही अगर कोई क्वेश्चन कर रहे हैं। जी चले, मैं मीन वाइज स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन हो तो आप पूछते जाइएगा। अच्छा जी, अब हम मूव करेंगे आगे। जी एक मिनट, मैसेज आया, मैं जरा देख लूं। सर हेड ऑफ अकाउंट को रिपीट कर दें। ओके, हेड ऑफ अकाउंट को मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, हेड ऑफ अकाउंट बेसिकली हर वो चीज है, हर वो आइटम है जहां जिसके थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, जिसके थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अकाउंट रिसीवेबल हमारे कस्टमर जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैंने रेवेन्यू की एग्जांपल दी, सेल कर रहे हैं, ट्यूशन फी ले रहे हैं। ये वो आइटम्स हैं जिसके थ्रू ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, और जिनके थ्रू ट्रांजैक्शन की जाती है उनको हेड ऑफ अकाउंट्स कहा जाता है। और ये असल में एलिमेंट में फॉल करते हैं, हर एलिमेंट के कोई ना कोई हेड ऑफ अकाउंट्स होंगे। हेड ऑफ अकाउंट इज अ डिटेल्ड हेड इन विच द ट्रांजैक्शंस वर मेड। ठीक है, अभी हम ये आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे, शुरू शुरू में जिस वक्त मैं स्टार्ट लूंगा तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा ट्रांजैक्शंस में, आप ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंड करते चले जाओगे। ठीक है, सो वेल, अब इसके बाद हम आते हैं जी कि अकाउंटिंग में शुरू में पढ़ा था हमने कि अकाउंटिंग way of recording the business transactions in systematic way। अब वो systematic way क्या है? मीनिंग तो हमने पढ़ा था, to record in such a way that the flow of information is quicker। अब वो कैसे रिकॉर्ड किया जाता है उसी की तरफ आऊंगा। मैं इसको हेडिंग दूंगा, हाउ टू record business transactions। अकाउंटिंग में हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ठीक है जी। अब इसको स्टार्ट करने से पहले हमें दो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर डिस्कस करने हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमारे अकाउंटिंग में 10 से 12 हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन सारे एक जगह अभी मैं नहीं करवा रहा क्योंकि आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा। जैसे जैसे जहां पर जिसकी एप्लीकेशन आएगी मैं आपको उसको समझाता जाऊंगा। जिससे सबसे पहला हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। इसके लिए अब मैं बिल्कुल मुख्तसर सा वर्ड लिख रहा हूं, ओनली दोज बिजनेस transactions shall be recorded यानी उन्हीं बिजनेस ट्रांजैक्शन को मैं अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करूंगा, which can be measured in term of money, which can be measured in terms of money। यानी सिर्फ उन बिजनेस ट्रांजैक्शन को आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। Any transaction which cannot be measured in term of money cannot be recorded as a business transaction। इसकी मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। सपोज आप कुछ गुड्स किसी से खरीद के लाते हैं, एंड ही इज अ बिजनेसमैन एंड आल्सो योर गुड फ्रेंड। आप उससे वो गुड्स ले आते हैं, बट नो amount has been agreed between two person, even that no price is written on these goods। ठीक है, अब ये ट्रांजैक्शन तो है, आप गुड्स लेकर आए हैं और यकीनन इसके अगेंस्ट आपने पेमेंट भी देनी है,
तो मैं आज इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि वो मनी में मेजर नहीं हो सकती, लेकिन वेन एवर द एग्रीमेंट विल बी मेड, लाइक आपको इनवॉइस आ जाती है 5 डेज के बाद, तो मैं बिल्कुल फिर ये ट्रांजैक्शन मनी में मेजर हो सकेगी और मैं आफ्टर 5 डेज इस ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करूंगा। सो इसलिए कीप इन माइंड, मैंने ट्रांजैक्शन जब तक के मनी में मेजर नहीं हो सकती मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ये पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आपने माइंड में रखना है। खैर ये तो हमारा ज्यादा यूज नहीं होता क्योंकि हमें जितनी ट्रांजैक्शन दी होती है वो मनी में दी होती है, मनी में मेजर हो सकती है। नंबर 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसको सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ये बहुत जरूरी है और इसके बगैर ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। ठीक है जी, और इसको हम डिफाइन करते हैं, सो फॉर एज बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कंसर्न्ड, बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कंसर्न्ड, यानी जहां तक बिजनेस ट्रांजैक्शन का ताल्लुक है, बिजनेस एंड बिजनेसमैन shall be treated as separate entities, treated as separate entities। ये बहुत जरूरी है, सेपरेट एंटिटीज का कॉन्सेप्ट, यानी बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन सेपरेट है। इसको आगे भी मैं लिखूंगा, लेकिन इसको इतनी लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक सिंपल सी बात करता हूं। सपोज मिस्टर ए बिजनेस स्टार्ट करता है, स्टार्ट बिजनेस, और वो 100 रुपीज थाउजेंड इन्वेस्ट करता है एज कैपिटल, यानी बिजनेस में सरमाया लगाता है। शुरू में आखिर आपको कैपिटल लगाना होता है ना बिजनेस में। अच्छा, अब कैपिटल किस फॉर्म में लगा रहा है? इन द फॉर्म ऑफ कैश। अब जरा यहां पर बहुत जरूरी है बिजनेस और बिजनेसमैन को सेपरेट करना। अगर तो आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कैश बिजनेस में इन हो रहा है, और अगर मैं बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो बिजनेसमैन चूंकि अमाउंट स्पेंड कर रहा है तो उससे कैश आउट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए दो डिफरेंट चीजें आ गई कि या कैश, अब मुझे कंफ्यूजन हो गई कि मैं कैश इन वाला लूं या कैश आउट वाला लूं, क्योंकि कैश तो इन्वॉल्व हो रहा है बिजनेस में। इसलिए याद रखिएगा कि हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी होती है। तो इससे आगे लिखेगा, वी हैव टू रिकॉर्ड all business transactions from business point of view, from business point of view, यानी मैं तमाम की तमाम ट्रांजैक्शंस जो मैं बिजनेस में रिकॉर्ड करूंगा वो बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं होंगे, क्योंकि अगर मैं बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करूंगा तो आउट हो जाएगा, कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेसमैन। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिखूंगा? कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, यानी बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है। और अभी हमने पढ़ा कैश एसेट है, और एसेट अगर बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एसेट कम हो रहा है, और अगर बिजनेस के पॉइंट से देखेंगे तो एसेट बढ़ रहा है, इन हो रहा है। तो हमने ट्रांजैक्शन बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करनी, हमने ट्रांजैक्शन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करनी है। तो ये जो अब मैं रिकॉर्डिंग का प्रोसेस आपके सामने शुरू करने लगा हूँ, ये जो मैंने लिखा था हाउ टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, उसमें आपको दो कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है। अभी मनी मेजरमेंट वो तो खैर गिवन होगा, एट सेकंड बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा अब इनिशियली जिस वक्त आप आज स्टार्ट करेंगे तो हम जिस फॉर्मेट में कर रहे होंगे इस फॉर्मेट को आहिस्ता आहिस्ता अपने छोड़ते चले जाना।
बिल्कुल आप ये समझिएगा जैसे एक बच्चा है जब चलना शुरू होता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसका हाथ छोड़ना शुरू करते हैं। तो बिल्कुल अकाउंटिंग में भी हम इसी तरह करते हैं कि हम बिल्कुल स्टार्ट से लेते हैं और पहले डिटेल में सारी चीज एक्सप्लेन करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है वहां से निकालना शुरू करते हैं और दोबारा आप यानी कि आप उस फॉर्म में जब तक ना आ जाएं कि उसको थिंक कर सकें। ठीक है, लेकिन पहले सब कुछ लिख के करना है। इसलिए जब भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड आपके सामने आ जाए आपने 4 स्टेप फॉलो करने। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई। अभी ये जरा मैं जो लिखूंगा शायद आपको अभी समझ ना आए जब तक मैं डेमोन्स्ट्रेट नहीं करूंगा। ठीक है, नंबर 1, आइडेंटिफाई अकाउंट हेड्स, जिसको हेड ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। अकाउंट हेड्स। मेरे लिए अपनी वीडियो ऑफ कर दें। अच्छा, आइडेंटिफाई करेंगे अकाउंट हेड्स। अकाउंट हेड्स क्या होते हैं अभी हम डिटेल में पढ़ा है। मसलन कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेंटरी, अकाउंट रिसीवेबल, फर्नीचर, फिक्सचर, अकाउंट्स पेएबल, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्यूशन फी, सेल्स, सैलरीज एक्सपेंस वगैरह वगैरह बेशुमार हमने हेड ऑफ अकाउंट डिस्कस किए हैं। अब जो ट्रांजैक्शन दिए होंगे उसमें से आपने अकाउंट हेड आइडेंटिफाई करने हैं एंड दिस इज अ लिटिल बिट ट्रिकी एट द स्टार्ट। यानी जब मैं स्टार्टिंग पॉइंट में हूँ एज अ लर्नर, मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा कि मैं अकाउंट हेड्स को कैसे आइडेंटिफाई करूं। लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, कुछ ट्रांजैक्शन करते चले जाएंगे, नाउ इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू आइडेंटिफाई द अकाउंट हेड्स। अच्छा, अब सम टाइम जो अकाउंट हेड है वो क्लैरिटी में नहीं लिखा होता, लेकिन डेफिनेशन को भी माइंड में रखना है। मैंने जगह जगह मुख्तलिफ डेफिनेशंस लिखवाई थी। मिसाल के तौर पे मैंने एसेट्स में इन्वेंट्रीज की डेफिनेशन लिखवाई थी, वो हेड ऑफ अकाउंट है। मैंने अकाउंट्स रिसीवेबल की डेफिनेशन आपसे डिस्कस की थी। मैंने अकाउंट्स पेएबल की डेफिनेशन डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में मैंने आपसे कैपिटल की डेफिनेशन डिस्कस की, ड्राइंग्स की डेफिनेशन डिस्कस की। तो ये वर्ड कैपिटल ड्राइंग जरूरी नहीं है कि वो एज इट इज लिखे हों, बल्कि स्टेटमेंट से आपने अंदाजा लगाना है कि ये किस डेफिनेशन में फॉल करता है। इस वजह से हम थोड़ा सा कहते हैं कि इसको ट्रिकी है। आइडेंटिफाई द अकाउंट हेड्स। उसके बाद नंबर 2, जब अकाउंट हेड्स आइडेंटिफाई हो गए फिर आपने स्टेट करना है रेलिवेंट एलिमेंट ऑफ अकाउंट। रेलिवेंट एलिमेंट ऑफ अकाउंट। और हमने पढ़ा था कि देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो अब अगर फर्ज कीजिएगा मैंने अकाउंट हेड आइडेंटिफाई किया, अकाउंट हेड, अकाउंट हेड, और कैश इज अकाउंट हेड। अब कैश किस एलिमेंट में फॉल कर रहा है? 5 एलिमेंट है, एसेट, लाइबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस। तो कैश जो है वो एसेट में फॉल कर रहा है, तो जोन सा हेड होगा वो जिस एलिमेंट में फॉल करेगा वो आपने स्टेट करना है। थर्ड आपने लिखनी है आपने स्टेट करनी है मूवमेंट ऑफ अकाउंट हेड। मूवमेंट ऑफ अकाउंट हेड। अकाउंट हेड, व्हाट इज मूवमेंट? इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये हमारा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब ये इंक्रीज और डिक्रीज किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे अभी मैंने आपके सामने एग्जांपल दी, ये कैश है और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन हो रहा है, तो इसका मतलब है ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बिजनेसमैन के पॉइंट से तो डिसाइड हो चुका है कि हमने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी, तो यहाँ पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट माइंड में रखते रहे। और वो सिंपल ये कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट ट्रीट करने, और आपने जो भी ट्रांजैक्शन करनी है वो बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ से नहीं करनी, बल्कि बिजनेस पॉइंट ऑफ से आप उसको रिकॉग्नाइज करोगे। और फोर्थ क्या है? रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी अकाउंटिंग जो है वो हमारी इसी चीज पर स्टैंड करती है, डेबिट एंड क्रेडिट। ये डेबिट क्या है और
क्रेडिट क्या है, यानी पूरी की पूरी चीज जो है वो हमारी इसी पर बेस कर रही होगी। ये डेबिट और क्रेडिट के लिए। अब मैं तीसरा यहाँ पर आपसे थर्ड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लूं, ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट। ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। अब ये ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट क्या है? हम कहते हैं फॉर ईच डेबिट देयर मस्ट बी अ क्रेडिट। बी अ क्रेडिट, यानी अगर किसी इन अ ट्रांजैक्शन, कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन, अगर कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें डेबिट के साथ साथ क्रेडिट भी होगा। यानी वो कह रहे हैं फॉर ईच डेबिट देयर मस्ट बी अ क्रेडिट, यानी अगर एक डेबिट है तो एक क्रेडिट भी होगा। ये जब मैंने वर्ड लिखा, इसका मतलब है कि कम से कम दो आगे, मिनिमम टू। स्टार्ट में आप टू ही माइंड में रखें, यानी एक डेबिट और एक क्रेडिट, तो दो किसी भी ट्रांजैक्शन में अकाउंट हेड एक नहीं होगा, कम से कम दो हेड होंगे। ये जैसे मैंने यहाँ स्टार्ट में लिखा हुआ अकाउंट हेड्स, इसका मतलब है कि एक से ज्यादा हेड्स हैं। आपने दो, कम से कम दो हेड ऑफ अकाउंट होंगे। क्या अब सवाल ये है कि किसी ट्रांजैक्शन में एक से ज्यादा अकाउंट हेड हो सकते हैं? तो यस, तो वहां हम आगे मैं फर्दर कंटिन्यू करूंगा, देयर कैन बी मोर देन वन डेबिट और क्रेडिट, वन डेबिट और क्रेडिट। अच्छा, ये किसी क्वेश्चन स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया मैक्सिमम कितने होते हैं? ठीक है, तो मैक्सिमम की कोई लिमिट अकाउंटिंग में डिटरमिन नहीं की गई, लेकिन